लोग यूपीएससी के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संविधान जो है, अच्छा यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन दोनों के लिए संवैधानिक प्रावधान और अनुच्छेद एक ही है, ये ध्यान रखिएगा कि पार्ट नंबर 14 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन तीनों के लिए आर्टिकल सेम है, वही 312 आप पढ़े होंगे, कभी आता है ऑल इंडिया सर्विसेज, ये 312 है। और पार्ट 14 का हमारा चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 में जो 315 से लेकर के 323 तक अनुच्छेद हैं, 315 से लेके 323 तक, यही जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और इन केस ऑफ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन तीनों को डील करते हैं। ठीक, क्लियर। और संविधान विजुलाइज करता है, ये आशा करता है कि ये संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग ये जो है वॉचडॉग होगा किसका, मेरिट सिस्टम का। ये अपेक्षा करता है कि ये मेरिट सिस्टम का प्रहरी वॉचडॉग होगा। और संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग का काम क्या है कि ऑल इंडिया सर्विसेज के मामले में या केंद्रीय सेवाओं के मामले में रिक्रूटमेंट करना, भर्ती करना। ठीक, और ये सलाह देना अगर उससे सलाह मांगी जाए, किस मामले में, प्रमोशन के मामले में और डिसिप्लिनरी एक्शन के मामले में। अगर डिसिप्लिनरी एक्शन के मामले में या प्रमोशन के मामले में कोई सलाह मांगेगी तो सलाह देगा और बाकी भर्ती करेगा। राज्य सेवाओं के संदर्भ में राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग जो है ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में और सेंट्रल सर्विसेज के बारे में। ठीक, और एडवाइस करेगा गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट ऐसे उससे कंसल्ट करती है ऑन मैटर ऑफ प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी एक्शन। बट ये कंसर्न नहीं है, अगर आप सोचिए कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज या वेतन और सर्विस कंडीशंस के बारे में, कार्डर मैनेजमेंट के बारे में या ट्रेनिंग, इन सारी चीजों के बारे में ये पब्लिक सर्विस कमीशन इसको हैंडल नहीं करता, इससे कंसर्न नहीं है। ये सारे मैटर्स जो होते हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, ये आप जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग होता है, जो एक विभाग है, जो एक हिस्सा है, जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है हमारे, द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड द क्या कहते हैं उसको, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन का एक भाग है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, वही कंसर्न है इससे विद द क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट, कार्डर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, पे एंड स्केल कंडीशन। इसका यूपीएससी से, पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई लेना देना नहीं है। और ये भी आप जानते हैं कि जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो एडवाइस देता है वो सिर्फ रिकमेंडेशन है, वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। ये जो लिस्ट चयन करके रिक्रूटमेंट की या किसी मैटर में यूपीएससी जो एडवाइस करता है, ये ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट उसको मान सकती और नहीं भी मान सकती, मे एक्सेप्ट मे रिजेक्ट, ये मैंडेटरी नहीं है, ये एक तरीके का एडवाइस है, एडवाइजरी है जो रिकमेंडेशन करती है। बट यहां एक चीज ध्यान रखने की है कि अभी आप जब आप यहां 315 से पढ़ते पढ़ते जब आप यहां 323 आएंगे तो 323 जो हाउस में जैसी कंडीशन हो, राज्यों के मामले में वहां पे या केंद्र के मामले में 323 में, या पहले संघ लोक सेवा की बात करें तो संघ लोक सेवा आयोग प्रत्येक वर्ष एक प्रतिवेदन तैयार करके राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को प्राप्त होने के बाद उसको दोनों
सदन के दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में उसको रखवाएगा। और यहां एक जरूरी बात है, यही उसके ऊपर दबाव होता है सरकार के ऊपर रिकमेंडेशन को मामले का, कि मामले के संबंध में उन मामलों में जिसमें सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश नहीं मानी है केंद्र के संदर्भ में, ऐसे ही राज्यों के संदर्भ में जहां राज्य सरकार ने राज्य लोक सेवा आयोग की कोई सिफारिश रिकमेंडेशन नहीं मानी है, तो उसको वहां पे लिख करके ये रीजन देना होता है कि फॉर सच नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है, इसको एक्सेप्ट नहीं करने का कारण क्या था। और ये हाउस में, दोनों हाउसेस में, लोकसभा में राज्यसभा में, ये देना होता है कि रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस, सॉरी नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्ट किए तो नॉन एक्सेप्टेंस का ही तो रीजन देंगे कि भैया ये जो रिकमेंडेशंस भेजी थी यूपीएससी ने या पब्लिक सर्विस कमीशन ने, स्टेट के या ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन ने, इसको किन आधार पे रिजेक्ट किया गया, एक्सेप्ट नहीं किया। यहीं से संसद का दबाव होता है और पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट को सरकार मानती ही है। एक बात और है कि ये है, ध्यान रखिएगा कि सरकार इस बात के लिए सक्षम है कि वो ऐसा कोई नियम बना सकती है जिससे कि यूपीएससी का जो एडवाइजरी फंक्शन है इसको कंट्रोल किया जा सके। ध्यान देने की बात है, सरकार ऐसा कोई नियम, ऐसा कोई रेगुलेशन बना सकती है जिससे कि यूपीएससी की जो एडवाइजरी जो कार्य है, उसका जो सलाहकारी कार्य है, उसको नियंत्रित किया जा सके। यानी यूपीएससी रेगुलेशन एग्जम्पशन फॉर कंसल्टेशन है, इसके लिए है यूपीएससी रेगुलेशंस एग्जम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन। 64 में जब से सीवीसी का गठन हुआ है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्रीय सतर्कता आयोग का, उसके बाद से ये होने लगा है कि अगर नौकरशाहों पे कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन होना होता है, तो विभाग जो है सीवीसी और यूपीएससी दोनों से कंसल्ट करता है, दोनों से ये कंसल्ट करता है कि सुझाव लेता है कि कार्रवाई के लिए चाहता है कि ये रेटिफाई करें। वहां का जो प्रस्ताव, जो सिफारिश होती है, उस सिफारिश को जो है इसलिए कि उसको ये रेटिफाई करें, अनुमोदन करने के लिए आता है। तो अब दोनों से पूछा जाता है। तो ऐसी स्थिति में यूपीएससी पे जो है कार्य, इसका जो एक तरफा था वो प्रभावित हुआ है, इफेक्ट हुआ है। और ऐसी स्थिति में जबकि दोनों एक ही सुझाव दें तब तो ठीक है, एक ही एडवाइस दें, लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि दोनों की एडवाइस अलग अलग होती है, यूपीएससी सहमत होता है कि हाँ कार्रवाई होनी चाहिए, अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रकरण बनता है, और सीवीसी का मत कुछ और हो या वैसा वर्षा उल्टा हो, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत आती है और यूपीएससी पे दबाव होता है। क्योंकि यूपीएससी को थोड़ा एज है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और संविधान में एक स्वतंत्र संस्था है। और सीवीसी आप जानते हैं कि 1964 में बनी, कैसे बनी थी पता है आपको, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के द्वारा इसका गठन किया गया था। और इन 2003 में जाकर के इसे स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला। तो यूपीएससी के एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक स्वतंत्र संस्था होने के नाते थोड़ा ये जरूर रहता है। मगर एक बात छोटी सी ये भी है कि यूपीएससी को इस मामले में अब थोड़ा सा दबाव, कार्य प्रभावित हुआ है। दबाव क्या, क्योंकि देखना पड़ता है उस चीज को कि कहीं सीवीसी की राय कैसी है, बट ये स्थिति है। और अब हम देखते हैं संवैधानिक प्रावधानों के बारे में। संवैधानिक प्रावधान में सबसे पहले हमारा 315 है, 315(1) इस बात की व्यवस्था करता है कि देयर शैल बी अ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर यूनियन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। यानी हर राज्यों के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग होगा, ये कहता है। वहीं आगे इसको क्लियर करता है कि प्रत्येक राज्य ने, अगर कोई राज्य, दो या दो से अधिक राज्य या किसी राज्यों का समूह ये चाहे कि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी एक ही लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाए, तो ऐसी ज्वाइंट
पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जा सकता है अगर इस आशय का संकल्प उनकी कंसर्न असेंबलीज के द्वारा, जहां बाई कैमरल है वहां दोनों हाउस के द्वारा, जहां यूनिकैमरल है वहां विधानसभा के द्वारा, असेंबली के द्वारा उसको पारित करा करके अगर भेज दिया जाता है तो उनकी आवश्यकताओं के लिए राष्ट्रपति साहब विधि के द्वारा एक ज्वाइंट संयुक्त लोक सेवा आयोग की व्यवस्था कर सकते हैं। इसी में एक तीसरा प्रोविजन भी है कि अगर गवर्नर को ये यूपीएससी से, यूनियन पब्लिक कमीशन से अनुरोध करता है तो किसी कार्य के लिए, किसी आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से ऐसा करने को सहमत हो सकता है। ये 315 की बातें हैं। और 316 हमारा जो है 316 ये बताता है कि इनके अपॉइंटमेंट के बारे में, इनका अपॉइंटमेंट कैसा होगा, इनकी टर्म्स कैसा होगा, ऑफिस में कितने समय तक रहेंगे, ये 316 ऑफिस के बारे में बताता है इनके। तो अपॉइंटमेंट के बारे में अध्यक्ष अनुच्छेद ये कहता है कि चेयरमैन, अध्यक्ष व अन्य सदस्यों, यहां ध्यान रखिएगा अदर मेंबर्स की बात करता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में उनके चेयरमैन, अध्यक्ष और अन्य की बात करता है। अन्य सदस्यों, अदर मेंबर्स, इनकी संख्या जो है संविधान में विहित नहीं है। ये राष्ट्रपति साहब और राज्यपाल के ऊपर, द प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नर के ऊपर है कि वो इनकी कितनी सदस्य संख्या रखें। तो चेयरमैन यानी अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के मामले में राष्ट्रपति करेगा। ऐसे ही राज्य लोक सेवा आयोग के मामले में राज्यपाल करेगा। तो अगर अभी यूपीएससी को देखें तो चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति, अदर मेंबर्स की नियुक्ति करेगा। यहां संख्या के बारे में नहीं है कि कितने सदस्य होंगे, क्या होंगे, इसका जिक्र नहीं है। चेयरमैन व अन्य सदस्यों का, ठीक, सामान्यतः 9 से 11 मेंबर हमारे यूपीएससी में है, इंक्लूडिंग चेयरमैन। 9 से 11 तक सदस्य हो सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा संविधान में चेयरमैन व अन्य सदस्यों की बात संविधान करता है। इनकी योग्यता क्या होगी, योग्यता के बारे में संविधान कुछ नहीं कहता, साइलेंट है। सिर्फ एक बात बताता है कि सदस्यों में से यथाशक्य आधे, सदस्यों में से यथाशक्य, संविधान कहता है यथाशक्य आधे जो होंगे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार में 10 वर्ष तक पद धारण कर चुके हों उस तिथि से, जिस दिन उनको जो है, जिस तारीख को उनकी नियुक्ति होनी है उस तारीख से वो भारत सरकार में या राज्य सरकार में 10 साल, कम से कम 10 साल कोई पद धारण कर चुके हों। यथाशक्य आधे ऐसे व्यक्ति जो अपनी कम से कम 10 साल की सेवा केंद्र या राज्य सरकार में पूरी कर चुके हों। यथाशक्य आधे, ये आधे की बात है। इसमें से जैसे 9 है, 1 + 8 चेयरमैन हो गए, 8 हो गया, यथाशक्य आधे यानी 4 जो है 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कोई पद धारण कर चुके हों केंद्र सरकार या राज्य सरकार में। ठीक, टर्म्स की बात, कितने समय तक रहेंगे, तो अध्यक्ष व सदस्य अपना पद धारण करने की तिथि से 6 साल वही रहेंगे या 65 साल, दोनों में से whichever is earlier। ठीक, 6 वर्ष या 65 साल वही है। बट इन कंडीशन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 65 साल नहीं है, ये 62 साल है, ध्यान रखिएगा। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में मैक्सिमम एज 62 ईयर्स है। और ऐसे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कोई सदस्य, मेंबर या कोई, या खुद हमारे अध्यक्ष साहब, चेयरमैन साहब 6 साल या 65 साल में से जो whichever is earlier। ठीक, अब इनके हटने की बात रही तो हट तो किसी, ये तो हो गई नियुक्ति की बात। हटने के लिए इनको रिमूवल किया जा सकता है, इनके रिमूवल की प्रक्रिया है, संविधान में दी हुई है, उसी आधार पर इनको हटाया जाएगा। और फिर वही बात कहूंगा, जबरदस्ती किसी से काम थोड़ी लेंगे। कोई अगर छोड़ के जाना चाहता है तो चाहे ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो स्टेट की, कोई भी मेंबर, कोई भी चेयरमैन, यथास्थिति इन ज्वाइंट के केस में, यूनियन के केस में राष्ट्रपति को, और स्टेट के केस में
अध्यक्ष या कोई मेंबर गवर्नर को इस्तीफा देके निकल सकता है, ये उसकी चॉइस है। अब सवाल है कि ये रिमूवल का क्या है, हटेगा कैसे ये देख लिया जाए, तब हम देखते हैं इनका काम क्या होगा। रिमूवल कैसे होगा इनका, रिमूवल का ग्राउंड क्या होगा? तो रिमूवल का ग्राउंड जो है संविधान ही बताता है, वहां बताता है कि इनको हटाया कैसे जाएगा। पहली कंडीशन तो ये है कि अगर वो एडजस्ट हो गए हैं एंड इंसॉल्वेंट, दिवालिया घोषित हो गए हैं, अगर दिवालिया हैं तो इंसॉल्वेंट हैं, तो एक उनकी ये रिमूवल के लिए पहला ये हो गया इंसॉल्वेंट हैं, अगर वो एडजस्ट हो गए हैं इंसॉल्वेंट, ठीक। दूसरी कंडीशन ये है कि अपने कार्यकाल के समय में वो कोई पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ द, उनकी जो ऑफिस है उसके अलावा जो है अपने टर्म के दौरान ही वो जो है कहीं कोई पेड एम्प्लॉयमेंट शुरू कर देते हैं, ठीक। मतलब जो उनका कार्य क्षेत्र है इसके बाहर अगर कोई वैतनिक सेवा करने लगते हैं तो अनफिट हो, तो इनका ये रिमूवल का ग्राउंड हो जाएगा। रिमूवल के ग्राउंड की बात हो रही, पहला इंसॉल्वेंट हो, दिवालिया घोषित कर दिया गए हैं तो फिर गए, न्याय निर्णित, एडजस्ट कहिए न्याय निर्णित हो गए हैं, अगर दिवालिया न्याय निर्णित हो गए हैं तो इनकी डिस्क्वालिफिकेशन है। दूसरा ये है कि अगर कहीं वैतनिक पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ड्यूटी ऑफ द ऑफिस करते हैं तो ये है। तीसरा ये है कि इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, इनकी अक्षमता है मानसिक और शारीरिक इन्फॉर्मिटी ऑफ, क्या कहते हैं उसको, माइंड और बॉडी, तो अनफिट हैं टू कंटिन्यू हिज ड्यूटी बिकॉज ऑफ, क्योंकि जो शारीरिक और मानसिक क्षमता है। और एक चौथा ग्राउंड भी है, वो मिसबिहेवियर वाला है, दुर्व्यवहार वाला। अगर इस तरह से, अगर इन चारों में से दिवालिया, कहीं आउटसाइड पेड एम्प्लॉयमेंट और आपका मानसिक और शारीरिक अक्षमता और मिसबिहेवियर, इन चारों में से कोई एक है, इस तरह की बात है इनके अंदर, तो राष्ट्रपति साहब इनको हटाने के पहले सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे इनकी इंक्वायरी करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट अगर इंक्वायरी करके ये बता देती है, वो ये सलाह देती है कि भैया ये साहब बर्खास्त करने लायक ही हैं, इनको बर्खास्त कर दिया जाए, तो इनको जैसी स्थिति हो, अध्यक्ष हो या सदस्य हो, इनको बर्खास्त राष्ट्रपति कर देगा। ये ध्यान देने की बात ये भी एक है कि ये एडवाइजरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्वायरी है ये बाइंडिंग है, इसको जो है राष्ट्रपति को मानना पड़ेगा और उनको हटाना पड़ेगा। और एक बात ये भी है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी राष्ट्रपति साहब कैन सस्पेंड, उनको जो है निलंबित कर सकते हैं, जिनकी जांच हो रही है, जिन अध्यक्ष की हो रही है या किसी सदस्य या सदस्यों की हो रही है, तो ही कैन सस्पेंड हिम, उनको सस्पेंड करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी। और इंक्वायरी होकर के अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं जनाब को जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति साहब बाध्य है, ये बाइंडिंग है ओपिनियन, ठीक। ये बात हो गई। और ये जो रिमूवल का एक ग्राउंड है मिसबिहेवियर, इसको संविधान का आर्टिकल 317, अनुच्छेद 317 का उपबंध स्पष्ट करता है कि मिसबिहेवियर कब होगा। इसके लिए दो कंडीशन बताता है। एक तो यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित है या इच्छुक है, किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से कंसर्न्ड है या इंटरेस्टेड है। दूसरा ये कहता है कि किसी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी के, किसी निगमित कंपनी के मेंबर और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से किसी कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में लाभ के लिए भाग लेता है, ऐसी स्थिति में उसको मिसबिहेवियर का दोषी माना जाएगा। एक चीज और जान लें कि एक्टिंग चेयरमैन की भी व्यवस्था है। ये दो कंडीशन में होगी, एक जब तो पद रिक्त है, दूसरा ये है कि वो किसी कारण से अपना कार्य कर पाने में सक्षम नहीं है,
तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी को एक्टिंग चेयरमैन बना देगा और जाहिर सी बात हो तब तक रहेगा जब तक कि दूसरा कोई अध्यक्ष पद निर्धारण कर ले, या जहां छुट्टी पे गया है या कहीं कहीं अवकाश पे या कहीं बीमार है आकर के अपना पद ग्रहण कर ले। तो एक्टिंग चेयरमैन की भी व्यवस्था संविधान में है। और एक चीज और, इसके इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है। काम तो ये निष्पक्षता से तो तभी न करेंगे जबकि इनका अपना मामला अच्छा हो, इनके ऊपर कोई दबाव न हो। इसके लिए संविधान क्या व्यवस्था करता है। पहली व्यवस्था तो यही करता है कि इनका जो टर्म है ऑफिस में आने के बाद 6 साल या 65 वर्ष, या ज्वाइंट और स्टेट के बारे में 62 वर्ष, तो ये अपने पद पे बने रहेंगे, इनको नहीं हटाया जा सकता आने के बाद, सिवाय वही जो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी, कठिन प्रक्रिया है तभी हटाया जा सकता है। 4 ग्राउंड की चर्चा की, उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद हटाया जा सकता है। तो इनके पद को स्थायित्व है, अपना काम निर्भीक होकर करें। दूसरी चीज जो ये है कि इनका चेयरमैन साहब का, मेंबर्स का हमारे और इनके पूरे स्टाफ का जो भी सैलरी है, जो अलाउंसेस है, जो पेंशन है, यही नहीं इनके स्टाफ का भी, ये आर्टिकल 323 है ना, जो 323 जिसमें प्रतिवेदन रखने की बात हो रही थी, इसके पहले एक आर्टिकल 322 है 322 इस बात की व्यवस्था करता है कि इन लोगों का, चेयरमैन साहब का, अदर मेंबर जिसको संविधान कहता है 8 हो, 8 धन 1 9 हो, या फिर 10 1 11 हो, 1 + 10, तो इनका मेंबर्स का, इनके सारे स्टाफ का जो सैलरी है, अलाउंसेस हैं या जो पेंशन्स हैं, शैल बी चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जो पोर्टेबल नहीं है। तो ये सुरक्षा है। फिर एक और किया गया कि संघ लोक सेवा आयोग का, यूपीएससी का हमारा अध्यक्ष सेवानिवृत्त होने के बाद भारत में सरकार के अंदर या किसी राज्य के अंतर्गत कोई पद नहीं धारण कर सकता। दूसरी चीज ये की गई है कि इनको सेकंड टर्म नहीं मिलता, उसी ऑफिस में एक बार टर्म पूरा करने के बाद किसी को सेकंड टर्म नहीं मिलता। तीसरी बात यह है कि अगर कोई मेंबर है यूपीएससी का तो वो कहीं नियोजन के लिए पात्र नहीं है, सिवाय इसके कि जो मेंबर है किसी दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन हो जाए, या मेंबर है तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो जाए, या राज्य के किसी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो जाए। इसी पद के लिए वो अर्ह है, बाकी के लिए इसी तरीके से राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में है कि अपने से ऊंचा पद कोई कम, आयोग के भीतर ही सदस्य तो अध्यक्ष बन जाएगा, दूसरे राज्य का अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन जो यूपीएससी का चेयरमैन है वो फिर कहीं नियोजन का पात्र नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंस के नाते ये सारी व्यवस्था संविधान करता है। अब थोड़ा सा हम ये देख लें कि इनका काम क्या होगा, इनका फंक्शन क्या है। फंक्शन इनका पहला तो यही है कि ये कंडक्ट करते हैं एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए। दूसरा सेंट्रल सर्विसेज, और तीसरा क्या करते हैं, तीसरा जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड टेरिटरीज है, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड टेरिटरीज है, तो वहां के जो है पब्लिक सर्वेंट की नियुक्ति के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, उनका अपॉइंटमेंट करते हैं और सरकार को रिकमेंडेशन भेजते हैं। बताया उसको माने ना माने उसकी मर्जी, बट माना जाता है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर कोई दूसरा इसका फंक्शन की चर्चा कर बता दिया, 3 ऑल इंडिया सर्विसेज, सेंट्रल सर्विसेज और सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेड जो टेरिटरीज हैं वहां के सिविल सर्वेंट के लिए जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है और अपॉइंटमेंट करता है पब्लिक सर्विस के लिए। ठीक। दूसरा ये भी है कि यूपीएससी जो है, राज्य अगर 2 या 2 से अधिक राज्य कोई अनुरोध करते हैं कि किसी ऐसी सेवा में जिसके लिए कि किसी विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, तो उसके लिए वो जो है एक ज्वाइंट रिक्रूटमेंट, संयुक्त भर्ती की योजना
और प्रवर्तन करने में उनकी सहायता कर सकता है। ठीक। तीसरा इनका काम जो है वो है कि ये जो पर्सनल मैनेजमेंट है, ठीक है, जो पर्सनल मैनेजमेंट है, पर्सनल के मैनेजमेंट है, उसमें सुझाव देता है। इट इज कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स रिलेटेड विद पर्सनल मैनेजमेंट। पर्सनल के लिए क्या क्या करेगा? पहला तो यही है कि ये बताता है कि जो रिक्रूटमेंट है, रिक्रूटमेंट का तरीका क्या हो, मेथड क्या हो, रिक्रूटमेंट के मेथड के बारे में, भर्ती का तरीका क्या हो, सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट, लोक सेवकों के और लोक पद पे, लोक पदों के लिए और लोक सेवा के लिए भर्ती का तरीका क्या हो, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या हो। इस मामले में पर्सनल मैनेजमेंट के जो मामले हैं इनमें इनसे कंसल्ट किया सकता है, किया जाता है। सकता है इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अगर सरकार यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्ट किए हुए बगैर ही काम कर लेती है तो इसे आप अनियमितता कह करके खारिज नहीं किया जा सकता। ये उसके लिए एक तरीके से क्या कहते हैं उसको कि ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार को अपना काम निष्पक्षता पूर्वक करना चाहिए और बायस्ड नहीं होना चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि अगर सरकार यूपीएससी से कंसल्ट किए बिना कोई नियुक्ति कर दे तो आपको अदालत में जो क्या कहते हैं उसको कि एग्राइव पार्टी है उसको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगी। तो ये बात हो रही थी कि ये पहला काम तो ये कि कोई रिक्रूटमेंट का जो मेथड है सिविल सर्विसेज के लिए, सिविल पोस्ट के लिए, उस पर सुझाव देना सरकार को, और सिविल सर्विसेज, सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर अपॉइंटमेंट में, नियुक्ति में, उनके प्रमोशन में या एक सेवा से दूसरी सेवा में जाते हैं उनके लिए, ट्रांसफर के लिए ऐसे कौन से जो है सिद्धांत बनाए जाए, प्रिंसिपल फॉलोड, यानी ये बताता है वो कौन से सिद्धांत बनाए जाए जिसके आधार पे कि सिविल सेवाओं और सिविल पदों पर नियुक्त करने में तथा पदोन्नति में, प्रमोशन में या एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने में या स्थानांतरण में ऐसे कौन से सिद्धांत बनाए जाए जिसके आधार पर कि सरकार कार्य करे। और इसी के साथ दूसरी बात ये भी है कि द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट के बारे में भी बताना। द सुटेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट, फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट, उनके ट्रांसफर के बारे में, उनके जो है आप प्रमोशन के बारे में, ट्रांसफर के बारे में, उनके प्रमोशन के बारे में, उनके डिप्यूटेशन के बारे में, यह भी काम है इनका। और जब कोई विभाग प्रोन्नति कर लेता है तो प्रमोशन करने के बाद जो है डिपार्टमेंट के द्वारा यूपीएससी भेजा जाता है कि उनका जो सिफारिश है, रिकमेंडेशन है, उसको रेटिफाई किया जाए। तो विभाग जो है प्रोन्नत करने के बाद, प्रमोशन करने के बाद जो उसका रिकमेंडेशन है, जो उसकी सिफारिश है, उसको जो है रेटिफाई करने के लिए, उसको जो है अनुमोदन करने के लिए यूपीएससी भेजता है। और पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड इनके कौन से काम है, यह भी है कि अगर कोई सिविल सर्वेंट अपनी सेवा के दौरान अपने कर्तव्य का निष्पादन करते हुए उस पर कोई मुकदमा हो गया और जब उस पर कोई विधिक कार्रवाई हो जाएगी, उसके पद के कार्य करते दौरान जो भारत सरकार की सेवा कर रहा था एक नागरिक सेवक की हैसियत से, और उसने अपने बचाव में, अपने कार्रवाई में, अपनी प्रतिरक्षा में पैसा खर्चा किया, केस लड़ा, मुकदमा लड़ा, तो उसका वो दावा बनता है। उसके लिए भी अगर इस तरह का कोई प्रकरण है तो आयोग के पास जाएगा, उससे कंसल्ट किया जाएगा उसके दावों के बारे में। ठीक। और अगर कोई ऐसा
अच्छा, इस तरह के सारे डिसिमिली मैटर्स, इस तरह के सारे अनुशासनात्मक मामले जिनमें कि क्या हो, जैसे सेंस्योर है, निंदा, सेंस्योर है, निंदा है, या विदहोल्डिंग ऑफ क्या है उनका, इंक्रीमेंट, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट कर दिया इनका, और प्रमोशन, विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट है, प्रमोशन है, और जो है इनका डिमोशन से संबंधित कोई मामला है, रिमूवल से है, डिसमिसल से है, रिकवरी ऑफ पेक्यूनरी लॉस है, ठीक है, ये है, या कंपल्सरी रिटायरमेंट है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है, या ये होता है कि एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, ठीक, ये है। इस तरह के जो मामले हैं, जैसे कि किसी और कोई डिसिप्लिनरी मैटर्स है जो किसी लोक सेवक को भारत सरकार के अधीन या जैसी स्थिति हो राज्य सरकार के अधीन कार्य कर रहा है, जैसे कोई सेंसोर से संबंधित प्रकरण है, विदहोल्डिंग इंक्रीमेंट, उसके इंक्रीमेंट को जो है, उसके वेतन वृद्धि को, उसके पदोन्नति को रोका जा रहा है, ऐसा कोई प्रकरण है, उसका डिमोशन किया जा रहा है, पदावनत किया जा रहा है, उसका रिमूवल हो रहा है, डिसमिसल हो रहा है, इस तरह का प्रकरण है, या रिकवरी या पेक्यूनरी लॉसेस है, कोई इस तरह का धन से संबंधित कोई क्षति है, उससे उसकी रिकवरी की जा रही है। तो इस तरह के जो मामले हैं, इसमें कंसल्ट यूपीएससी से किया जाता है। इसी तरीके से कंपल्सरी रिटायरमेंट का मामला है, वो भी जाएगा यूपीएससी को कंसल्ट करने के लिए। रिमूवल डिसमिसल में एक फर्क है, रिमूवल करने के बाद अगर किसी का रिमूवल हो जाता है, यहां होता है रिमूवल एंड डिसमिसल अलग अलग लिखा हुआ है। रिमूवल में तो ये होता है कि आप फिर से भारत सरकार के या किसी सरकार के अंतर्गत किसी पद के लिए अर्ह रह जाते हैं हटने के बाद, बट अगर डिसमिसल हो जाता है तो आप गवर्नमेंट के अंदर किसी भी पद के धारण करने के योग्य नहीं है, फिर आप हमेशा के लिए गए। ये फर्क है रिमूवल और डिसमिसल में, ठीक है। तो रिकवरी या पेक्यूनरी लॉसेस है। इसी तरीके से ये है कि अगर कोई 1 साल से अधिक का कोई ऐसा मैटर है जो टेम्पोररी रिटायरमेंट का है या रेगुलराइजेशन ऑफ पोस्ट है, ये भी वहां जाएगा। इसी तरीके से बताए सर्विस एक्सटेंशन का है, या कोई रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, उनको फिर से सरकार उनको पोस्ट करना चाहती है, उनको एम्प्लॉयमेंट में लाना चाहती है। किसी भी कोई सर्टेन सिविल सर्वेंट ऐसा है, किसी विशेष स्थिति के लिए गवर्नमेंट चाहती है कि जो है कोई रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है उसको फिर से नियोजित करना चाहती है, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस है, उसका पीरियड बढ़ा रहा है। इन सारे मामलों में जो है ये सारे मामलों में सरकार जो है, केंद्र सरकार यूपीएससी से और राज्य सरकार जो है राज्य लोक सेवा आयोग से कंसल्ट करती है। मोटी मोटी बातें यही हैं, और ये हो गई, लॉस की बातें हो गई। और इसकी लिमिटेशन क्या क्या है, और क्षति की बात हो, हाँ, अगर कोई इंजरी है, एक प्रकरण और है, अगर अपने सेवा के दौरान कोई लोक सेवक है उसको कोई क्षति हो जाती है, तो ऐसी इंजरी के लिए पेंशन की क्या व्यवस्था है, पेंशन के दावों के संबंध में और उसकी धनराशि के निर्धारण के संबंध में ये भी प्रकरण आएगा। और इस तरीके से जितने जुड़े हुए मामले हैं, ऑल अदर पर्सनल मैनेजमेंट के जो मैटर्स हैं, वो सारे यूपीएससी के पास जाते हैं कंसल्ट करने के लिए। उसका सरकार भेजती है कि उनका मत चाहे वहां से अनुमोदन हो जाए, रेटिफिकेशन हो जाए। बट सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन भी है कि अगर बिना रेटिफिकेशन के भी अगर गवर्नमेंट काम कर लेती है तो उस आधार पे उसको जो है अनलॉफुल या इनवैलिड नहीं ठहराया जा सकता। बट चेतावनी भी है सरकार को कि वो इस तरह का काम करते समय निष्पक्षता का और प्रक्रिया का पूरा पालन करेगी। ये हो गया। अब लिमिटेशंस देख ले।
तो लिमिटेशन पहली तो यही है कि लोक संघ लोक आयोग सूची बनाता है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के मामले में, ओबीसी पदों पर नियुक्ति के आरक्षण के मामले में वो कुछ नहीं कर सकता। इसी तरीके से एससी एसटी की नियुक्ति में आरक्षण से संबंधित मामले हैं, इसमें संघ लोक सेवा आयोग को कोई अधिकार नहीं है। इसी तरीके से मैटर है कि किसी प्राधिकरण में या किसी आयोग में अगर कोई अध्यक्ष या कोई सदस्य नियुक्त किया जाता है तो उसके लिए यूपीएससी से कंसल्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से कोई हाई लेवल का डिप्लोमेट का नियुक्ति है या बल्क ऑफ अपॉइंटमेंट होता है ग्रुप सी या ग्रुप डी का, वो भी यूपीएससी के पास नहीं जाता। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं। तो संक्षेप में यही यूपीएससी के बारे में है, और आप सब लोग अच्छी तरीके से किताब पढ़ेंगे और एक दिन फिर हम इस पर अलग से बहस करेंगे। ओके, जय हिंद।